हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स के जिस प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे वो एसएस क्रोटो का प्रॉब्लम नंबर 1.10 है। अब एक बार आप प्रॉब्लम को पहले सुने, उसके बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। A cannon fires from under a shelter inclined at an angle alpha to the horizontal as shown in figure given below। एक बार चित्र दिखाता हूं मैं आपको। The cannon is at point A at a distance L from the base of the shelter, that point is B. The initial velocity of the cell is V naught and its trajectory lies in the plane of figure. The maximum range L max of the cell is। तो एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का फेस दिया है मैंने इसे। तो जो भी ऑप्शंस हैं वो मैक्सिमम रेंज L max को शो कर रहे हैं और डिफरेंट कंडीशंस पर क्या क्या L max की वैल्यू हो सकती है, प्रॉब्लम इस पर बेस्ड है। तो क्या है जो फिगर गिवन है, पहले उसे देखें। ये एक सेल्टर है जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पे क्रिएट किया हुआ है। इस सेल्टर के कॉर्नर, हॉरिजॉन्टल पे कॉर्नर को B नाम दिया गया है और A एक ऐसा पॉइंट है जो B से L डिस्टेंस पे है। ये गिवन फिगर है, डायग्राम दिया हुआ है। और A पॉइंट से आप जिस एंगल पर कैनन से सेल को फायर कर रहे हैं वो एंगल आप वेरी करा सकते हैं, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो गिवन है। मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, जो सेल की फायरिंग का मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड है वो V नॉट गिवन है। यानी स्पीड मान लीजिए, स्पीड V नॉट गिवन है प्रॉब्लम में, L डिस्टेंस गिवन है और अल्फा एंगल गिवन है। आपको ये बताना है कि ये सेल मैक्सिमम कितना रेंज बना लेगी इस सेल्टर के अंदर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आप एक प्रोजेक्टाइल को एक सेल्टर के अंदर फायर कर रहे हैं, तो दो कंडीशंस बन जाती हैं क्लियरली कि जो फायर्ड सेल है वो सेल्टर से टकराएगी या नहीं टकराएगी। अगर वो सेल्टर से टकराती है तो उस केस में फिर हमें ये जज करना होगा कि हम कितने एंगल पे फेंकें कि ये न टकराए और रेंज को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए नहीं टकराती है सेल्टर से तो फिर हमें जज करना होगा कि ये कितने मैक्सिमम रेंज तक जा सकती है। तो अलग अलग कंडीशंस में इसका रेंज अलग अलग होगा। तो वही इस प्रॉब्लम में पूछा गया है। ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है बेसिकली, लेकिन इसे ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट देके हमने यहाँ तैयार किया है और इसको एक मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम का फेस दिया है। तो क्या L max की वैल्यू हो सकती है डिफरेंट कंडीशंस में, उसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि किसी एक आर्बिट्रेरी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया हुआ एक सेल कितना मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। यहां पर जो मैक्सिमम हाइट मैं इस सेल की मेजर करना चाहता हूं वो इस लाइन जो मैंने सेल्टर के पैरेलल ड्रॉ की है इसे हॉरिजन मान करके कैलकुलेट करना चाहता हूं। माने इसे एक्स एक्सिस कंसीडर करते हुए और इसके परपेंडिकुलर लाइन को वाई एक्सिस कंसीडर करते हुए मैं वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट निकालना चाहता हूं सेल की। तो सिंपली कैसे करना होगा, देखिए हम गैलीलियन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर उस इक्वेशन को वाई एक्सिस के अलोंग ही यूज करें तो हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि V नॉट स्पीड से फेंका हुआ सेल जो थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल से फेंका गया है वो कितनी हाइट तक जा पाएगा इस लाइन के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो आइए देखें कैसे करेंगे। तो V नॉट का जो कंपोनेंट वेलोसिटी का बनेगा इस लाइन एक्स एक्सिस जिसे माना गया उसके अलोंग, वो होगा V नॉट cos थीटा माइनस अल्फा। यहां पर ध्यान रहे ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से नापा गया है और अल्फा एंगल भी हॉरिजॉन्टल से मेजर किया गया है, तो ये अपर एंगल होगा थीटा माइनस अल्फा। अगर ये थीटा माइनस अल्फा है तो V नॉट का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग परफॉर्म करेगा वो हो जाएगा V नॉट cos थीटा माइनस अल्फा, और y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट एक्ट करेगा वो होगा V नॉट sin थीटा माइनस अल्फा। यानी V नॉट sin थीटा माइनस अल्फा से सेल मूव करेगी सेल्टर की तरफ। तो इस डायरेक्शन जिसे मैंने y एक्सिस माना है इसमें कितनी हाइट तक जा पाएगी ये सेल, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन गैलीलियन थर्ड इक्वेशन है, तो आइए उसे यूज करें अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस, वैसे तो गैलीलियन की इक्वेशन वेक्टोरियल है और उन्हें किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में यूज किया जा सकता है, बट यहां प्रॉब्लम को सिंपल करने के लिए और इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम वेलोसिटी का केवल वही कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं जो y एक्सिस के अलोंग है।
सो इसे y एक्सिस कंसीडर करते हुए और केवल y एक्सिस के डायरेक्शन में अपने प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो थर्ड इक्वेशन से हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस डॉट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। यहां पर ध्यान दें, हम x एक्सिस कंपोनेंट वेलोसिटी के और जो भी डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस के अलोंग ट्रेवल हो रहा है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि आखिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो किया हुआ सेल कितने पास जा सकता है सेल्टर के, या सेल्टर से इंपैक्ट ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो उस कंडीशन के लिए अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो Vy की वैल्यू को 0 मानते हो, यहां पर Vy को 0 इसलिए पुट किया जा रहा है क्योंकि मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि अपनी y डायरेक्शन वेलोसिटी को 0 होने तक ये कहां तक जा पाया। एंड द वैल्यू ऑफ Uy इज v0 sin थीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट इस y एक्सिस के अलोंग एक्ट करेगा वो g cos अल्फा होगा। ये मैं कैसे बोल रहा हूं इसे देखें, ये एंगल अल्फा होगा तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये एंगल अल्फा होगा। सो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट एक्ट करेगा अलोंग y एक्सिस वो g cos अल्फा है, और ये रिटार्डेशन की तरह ट्रीट करेगा वेलोसिटी के अपोजिट। सो 2g cos अल्फा, यहां पर ध्यान दें ये इक्वेशन में मुझे इस साइन को प्लस लेना चाहिए, ये बाय मिस्टेक मैंने इसे माइनस लिखा है तो मैं अभी इसे वापस प्लस कर रहा हूं। अब ये माइनस क्यों मैंने लिखा या ये कब माइनस बनेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। वो एक जनरल फीलिंग होता है कि वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन के अगेंस्ट दिखता है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है तो माइंड ऑटो सेट कर देता है माइनस साइन को, बट यहां पर चूंकि हम वेक्टर लगा रहे हैं तो वो माइनस भी खुद जनरेट होना चाहिए। सो Vy स्क्वायर 0 इक्वल टू v0 sin थीटा माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस 2 Ay is g cos alpha j cap with negative sign, and displacement along y axis from this point to this point is v0 it is, आप इसको s वेक्टर का ही नाम दे दें, डिस्प्लेसमेंट s j cap। सो हम ये मान रहे हैं कि इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल s डिस्टेंस तक जा पाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करेगा y एक्सिस के अलोंग, अगर वो s है तो ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी जा सकती है। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म j डॉट j 1 है और ये माइनस में आएगा तो मैं इस टर्म को इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर रहा हूं, तब ये इक्वेशन बन जाएगी v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2g cos अल्फा इनटू s। ये डॉट नहीं है इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं, तो 2g cos अल्फा इनटू s, j डॉट j 1 हो चुका है ध्यान दें, और माइनस साइन होने के कारण ये टर्म उस तरफ जाके प्लस हो गया। सो अब एक कंडीशन हमें मिल गई कि v0 स्क्वायर जो है वो sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2g cos अल्फा इनटू s है। यहां हमें एक रिलेशन मिल गया है v0 अल्फा और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अलोंग y एक्सिस के बीच में। अब देखिए क्लियर कंडीशन क्या है, देखिए अगर ये s की वैल्यू जो हमने यहां पर y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है, अगर इसकी वैल्यू s की वैल्यू l sin अल्फा या उससे ज्यादा आ जाती है तो इसका मतलब हमारा जो सेल प्रोजेक्टेड है वो इस सेल्टर तक पहुंचा, और अगर इस s की वैल्यू l sin अल्फा से कम आती है इसका मतलब ये सेल्टर तक नहीं पहुंचा। तो अब इस कंडीशन को सॉल्व करके ही हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये हमारा जो पार्टिकल है ये सेल्टर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि एंगल को वेरी कराना हमारे हाथ में है। हम डिस्प्लेसमेंट की जगह जो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है सेल्टर तक, एक बार इसे पुट करके देखते हैं। अगर ये l है और ये अल्फा तो इसे कैलकुलेट करना काफी इजी है। हमें मालूम है कि इन दो पैरेलल लाइन के बीच का ये सेपरेशन l sin अल्फा है। सो इसे l और अल्फा मानते हुए अगर ये l sin अल्फा है और मैं इस s की वैल्यू l sin अल्फा पुट करूं तो हमें ये कंडीशन मिल जाएगी कि सेल्टर को जस्ट ग्रेज करने वाला पार्टिकल v0 l और अल्फा के बीच में क्या रिलेशन रखता है। तो आइए पुट करते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2g cos अल्फा इंटू l sin अल्फा। अब ध्यान दें यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू gl 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये जो तीन टर्म है ये मिलकर sin 2 अल्फा बन जाएंगे।
and v naught square can be taken in denominator. So sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू और फाइनली थीटा की वैल्यू तक हम पहुंच पाते हैं आराम से। यानी इस कंडीशन को सॉल्व करके हम थीटा की वैल्यू तक आ सकते हैं और ये आ जाएगी कुछ इस तरीके की, यानी कि जिस एंगल पर सॉरी ये साइन इस तरफ आके साइन इनवर्स, एक टर्म और मुझे लिखना चाहिए, इट शुड बी इन साइन इनवर्स। सो v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज 2g cos अल्फा l sin अल्फा, 2 sin अल्फा cos अल्फा is sin 2 अल्फा। सो sin स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा इज gl sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय v नॉट स्क्वायर, और फिर साइन को इस तरफ भेजा अंडर रूट लगाने के बाद और अल्फा को यहां लाए तो थीटा का वैल्यू आ गया है अल्फा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट gl sin 2 अल्फा अपॉन v नॉट स्क्वायर। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू y एक्सिस के अलोंग l sin अल्फा के बराबर हो जाता है तो थीटा का वैल्यू कैसा होना चाहिए। यानी इस एंगल पर अगर आप थ्रो करते हैं इस वेलोसिटी के साथ तो ये पार्टिकल, ये सेल जो आपने प्रोजेक्ट की है ये इस सेल्टर को ग्रेस करेगी, ये चलते चलते इस सेल्टर तक पहुंचेगी जरूर। अब देखिए चूंकि v नॉट l और अल्फा ये तीन टर्म गिवन है, यहां पर मैं लिख देता हूं कि v नॉट l और अल्फा ये तीन टर्म इनिशियली यानी सवाल की शुरुआत से गिवन टर्म्स हैं, तो इनकी वैल्यूज क्या है ये ऑटो डिसाइडेड है। अब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो अब सारा क्वेश्चन v नॉट l और अल्फा की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। मैं क्या बोलना चाहता हूं उसको स्टेप बाय स्टेप समझे, क्योंकि क्वेश्चन काफी केसेस से भरा हुआ है, बहुत सारी सिचुएशंस है क्वेश्चन में। तो नंबर 1, चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का वैल्यू किसी भी, यानी कि हम जानते हैं कि साइन की कोई भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई करती है, तो साइन इनवर्स के अंदर लिखा गया ये जो टर्म है, यहां पर साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म लिखा गया है वो अंडर रूट के अंदर gl sin 2 अल्फा अपॉन v नॉट स्क्वायर है। तो ये बिल्कुल क्लियर मैथमेटिक्स से हमको समझ में आ जाता है कि अगर ये साइन इनवर्स के अंदर का टर्म है, साइन इनवर्स के इनसाइड है, तो इसकी वैल्यू -1 और +1 की रेंज को क्रॉस नहीं कर सकती, और चूंकि अंडर रूट के अंदर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो इसके अपर लिमिट 1 है। तो अब यहां पर दो सिचुएशन अराइज होती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर v नॉट स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी वैल्यू आ जाती है gl sin 2 अल्फा की, ध्यान दें यहां पर ये टर्म हमारे थीटा पर डिपेंडेंट नहीं है, आप किस एंगल पे फेंकेंगे कैसे फेंकेंगे वो मैटर कर ही नहीं रहा है। सबसे पहली सिचुएशन ये आ रही है कि अगर गिवन टर्म्स v नॉट l और अल्फा इस रिलेशन को फॉलो कर देते हैं, कंडीशन नंबर 1 केस 1, तो इस पर्टिकुलर रिलेशन को फॉलो करने पर थीटा का वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, आप थीटा को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। यानी ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिस थीटा के लिए आपका सेल इस सेल्टर तक पहुंचे। यानी इस पर्टिकुलर कंडीशन के फॉलो होने पर आपका सेल कभी इस सेल्टर तक नहीं पहुंचेगा। और सिंपल सी बात है कि अगर आपका सेल सेल्टर तक पहुंच ही नहीं हो पा रहा है किसी भी थीटा के लिए, तो फिर जैसा हम जानते हैं बेसिक कंसेप्ट की 45 डिग्री पर थ्रो किया हुआ पार्टिकल सबसे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। 45 डिग्री पर फेंका गया पार्टिकल सबसे लंबी रेंज कवर करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर v नॉट का स्क्वायर gl sin 2 अल्फा से कम है तो इस केस में जो मैक्सिमम रेंज हमें मिलेगी वो थीटा की वैल्यू 45 रखने पर मिलेगी। यानी इस पर्टिकुलर केस में हमको इन सब फॉर्मूलों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, हमें 45 डिग्री पे फेंक देना चाहिए अपने सेल को। 45 डिग्री पे अगर हमारा कैन सेल को फायर कर देगा तो उसकी रेंज वैसे ही मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो केस नंबर 1, अगर v नॉट स्क्वायर gl sin 2 अल्फा से कम है, यानी कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये sin 2 अल्फा की वैल्यू, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई फॉर्म में लिख देता हूं, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करके ऐसा लिख दूं तो ये और बेटर रहेगा कि अगर sin 2 अल्फा की वैल्यू बड़ी है v नॉट का स्क्वायर बाय gl से, तो इस केस नंबर 1 में, इस पहली कंडीशन में आपका सेल सेल्टर तक किसी भी थीटा के लिए नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो 45 पे फेंक दीजिए, ये सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमाइज होती है और ये कंसेप्ट हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स में जानते हैं। सो रेंज की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर जो कि था v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा जो कि 45 डिग्री फेंकने पर 90 हो जाएगा बाय g, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। सो l मैक्स का वैल्यू आ जाएगा v नॉट स्क्वायर बाय g। तो एक कंडीशन ये बनी
तो हम अगर अपने ऑप्शंस में देखें तो यस, एक ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इस बात से कि अगर v नॉट स्क्वायर बाय GL लेस देन साइन टू अल्फा है तो इस कंडीशन में रेंज का मैक्सिमम वैल्यू v नॉट स्क्वायर बाय G होगा। तो ये तो जब ये एक केस सॉल्व हो गया कि अगर v नॉट स्क्वायर GL साइन टू अल्फा से कम हो तब ये रेंज होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि L अल्फा और v नॉट की वैल्यूज क्या है हमें नहीं पता। तो हमें और केसेस का भी ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तब उस कंडीशन में क्या होगा। सो केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हम ये मान के चलते हैं कि v नॉट L और अल्फा की वैल्यू कुछ इस तरीके से गिवन है कि v नॉट का स्क्वायर ग्रेटर या इक्वल है GL साइन टू अल्फा। यानी कि पहले हमने माना GL साइन टू अल्फा ग्रेटर है v नॉट स्क्वायर के, तो थीटा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाया। इसका मतलब किसी भी थीटा पे फेंक दीजिए। थीटा क्या है यहां पर आप लोग ध्यान से समझेंगे। पहले मैंने थीटा निकालने से पहले s की वैल्यू को यहां पर मैंने रब कर दिया, उसे s की वैल्यू को L साइन अल्फा पुट किया था। s की वैल्यू को L साइन अल्फा पुट करने का मतलब आप पहले माइंड पे लाएं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा जो सेल है वो सेल्टर तक पहुंचेगा, और जब मैंने उसे सेल्टर तक पहुंचेगा ये मानते हुए सॉल्व करने की कोशिश की तो जिस एंगल पर वो सेल्टर तक पहुंचेगा वो एंगल अनडिफाइंड आ रहा है इस कंडीशन में। इसका मतलब आपने माना कि वो सेल्टर तक पहुंचेगा और मैथ्स बोल रही है कि वो नहीं पहुंचेगा, तब आप 45 डिग्री पे फेंक दीजिए। जब वो सेल्टर से टकराएगा ही नहीं तो फिर 45 डिग्री पे फेंकने पर रेंज मैक्सिमाइज होती है। ये बेसिक कांसेप्ट है। तो ये हमने आंसर निकाल दिया 45 के अकॉर्डिंगली। अब मान लीजिए v नॉट L और अल्फा की वैल्यू इस तरीके से सेट है कि v नॉट स्क्वायर बड़ा या बराबर है GL साइन टू अल्फा के। अगर ऐसा होता है तो फिर इस टर्म की वैल्यू 1 या 1 से छोटी होगी, और अगर इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो थीटा एग्जिस्ट करेगा। यानी अब ऐसे थीटा एग्जिस्ट करेंगे जिन थीटा से फेंकने पर यह पार्टिकल इस सेल्टर से टकरा सकता है। जरूरी नहीं कि टकरा जाए, वो आपके ऊपर चॉइस है, आप जितने डिग्री पे फेंकें। आप 1 डिग्री पे फेंक दीजिए सीधा निकल जाएगा, लेकिन ऐसे थीटा अब एग्जिस्ट करेंगे जिससे सेल्टर पर टकराने की बात सोची जा सकती है। तो वो क्या थीटा होंगे उसे देख लेते हैं। वो थीटा होंगे थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट GL साइन टू अल्फा अपॉन v नॉट स्क्वायर। यानी अब थीटा की इस वैल्यू के लिए आपका जो सेल है वो सेल्टर तक पहुंचेगा। यानी इस थीटा पर अगर आप थ्रो करेंगे, अगर v नॉट का स्क्वायर GL साइन टू अल्फा से बड़ा है तो तब ये वैल्यू 1 से कम आ जाएगी और थीटा एग्जिस्ट करेगा। तो थीटा की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका सेल सेल्टर तक जाएगा, यानी इस थीटा के लिए आप सेल्टर को छू पाएंगे। अब अगर आप सेल्टर तक पहुंच रहे हैं तो अब सिचुएशन हमें तो कैलकुलेट करना है कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस थीटा की वैल्यू जानने के बाद यह सवाल फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब कैसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है ध्यान से सुनेंगे। हमें यह मालूम चल चुका है कि इस थीटा से फेंकने पर यह सेल सेल्टर को टच करेगा, उसे टकराएगा। तो 2 बातें हैं। अगर ये जस्ट वेलोसिटी, ये जो एंगल है इस एंगल पे फेंकने पर वो जस्ट ग्रेज करके निकलेगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल को निकालने के लिए हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को 0 लगाया था। अगर आपको इस बोर्ड में मैंने रब कर दिया, जो पुराना स्टेप था अगर वो याद हो, तो मैंने उस स्टेप में v नॉट को 0 पुट करके ये थीटा निकाला है। माने मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे द्वारा फेंका गया जो सेल है, कैनन से जो सेल फायर हुआ है वो इस सेल्टर तक पहुंच रहा है, जस्ट पहुंच रहा है। क्योंकि यहां पहुंचते पहुंचते अगर उसकी स्पीड 0 आ जाती है तो इस सेंटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाती है y एक्सिस में, तो उसकी 100% वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो जस्ट ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा। तो यहां पर अब सवाल 2 भागों में कैसे बढ़ता है देखें कि अगर जो ये थीटा की वैल्यू है, अगर ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा आती है, अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर ये थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा आती है, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से ज्यादा आती है, यानी 45 डिग्री से बड़े एंगल पे अगर आप फेंकें तो आपका सेल सेल्टर को टच करेगा। तो फिर आप उतने बड़े एंगल पे क्यों फेंक रहे हैं जब आप जानते हैं कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमाइज हो ही जाती है। तो दूसरी सिचुएशन आती है कि अगर आपका थीटा 45 डिग्री से बड़ा हो तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी, ये कैलकुलेट करने से पहले एक बार ये निकाल लेते हैं कि थीटा के 45 से बड़े होने के लिए क्या रिलेशन जरूरी है अल्फा v नॉट और l के बीच में। आइए एक बार इसको देखते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 45 से बड़ी है तो थीटा की इस वैल्यू को इस थीटा की जगह प्लेस करने पर हमें मिल जाएगा अल्फा प्लस साइन इनवर्स रूट GL साइन टू अल्फा बाय v नॉट स्क्वायर इज मोर देन 45 डिग्री।
ध्यान दें, मैंने थीटा को 45 से बड़ा माना है। एक बार फिर समझे सवाल को, जब ये कंडीशन थी तो किसी भी एंगल पर हमारा सेल सेंटर तक नहीं पहुंचा, हमने एल मैक्स 45 पे डिक्लेयर किया। अब हम मान के चल रहे हैं कि वी नॉट स्क्वायर जीएल साइन टू अल्फा से बड़ा है, उस केस में थीटा एग्जिस्ट करेगा। इस थीटा के एग्जिस्ट करने के बाद कई सिचुएशंस हैं, मतलब कई अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग कंडीशन है जिन्हें दो ब्रांचेस में बांटा जा सकता है। पहली कंडीशन में ये डिस्कस कर रहा हूं कि अगर ये थीटा जो कैलकुलेट हुआ है इस सेल को छत से टकराने के लिए, हम जिस थीटा को निकाल रहे हैं या हमने जो थीटा निकाला है ये वो थीटा है जिस एंगल पर फेंकने पर आपका सेल इस सेल्टर तक ग्रेज करता हुआ निकलेगा, सेल्टर तक पहुंचेगा, उसे ग्रेज करता हुआ निकलेगा। तो अगर ये थीटा 45 से बड़ा होता है तो ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा, एक बार पहले वो देख रहे हैं। तो अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा है तो इस वैल्यू को 45 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब ये वैल्यू अगर 45 डिग्री से बड़ी है, अगर ये वैल्यू 45 डिग्री से बड़ी है तो थोड़ा मैं इसे सॉल्व कर लूं पहले। तो ये अल्फा इस तरफ लाके साइन इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा GL साइन 2 अल्फा अपॉन V नॉट स्क्वायर इज मोर देन साइन 45 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। मैंने क्या क्या किया देखिए, अल्फा इस तरफ ले आया मैं, उसके बाद साइन को भी मैं इधर ले आया, फिर स्क्वायर भी कर दिया, रूट हटा दिया, 3-4 काम मैंने एक साथ कर दिए। अब इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा GL साइन 2 अल्फा अपॉन V नॉट स्क्वायर, या चूंकि हम जानते हैं ये V नॉट स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है तो इसे इनइक्वलिटी में भी ट्रांसफर किया जा सकता है दूसरी तरफ। यहां ये मैथमेटिकल बात हमेशा याद रखें, मैथ्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनइक्वलिटी में कि केवल पॉजिटिव नंबर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है लेफ्ट टू राइट। अगर ये एक नेगेटिव नंबर होता तो इसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, इनइक्वलिटी पे उसका फर्क पड़ता। तो GL साइन 2 अल्फा बड़ा है V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 माइनस अल्फा से। अब अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये बन जाएगा GL साइन 2 अल्फा इज मोर देन V नॉट स्क्वायर 1/√2 cos अल्फा माइनस 1/√2 साइन अल्फा होल स्क्वायर। यहां पर जो स्टेप मैं अप्लाई कर रहा हूं उसे देखें, साइन A माइनस B इज इक्वल टू साइन A cos B माइनस कॉस ए साइन बी। तो जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले का हमने यूज किया है वो फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो साइन ए साइन 45 इज 1/√2, कॉस बी इज कॉस अल्फा माइनस कॉस ए इज 1/√2 एंड साइन बी इज साइन अल्फा। अब इसका होल स्क्वायर अगर पूरा फुल ओपन कर दो इसको तो ये बन जाएगा GL साइन 2 अल्फा इज मोर देन V नॉट स्क्वायर √2 स्क्वायर होके 2 बन जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा। सो ये बन गया V नॉट स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा। अब अगर इसे हम और फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, देखें जरा सा ये क्या कंडीशन दे देगा। और इसे सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 2GL साइन 2 अल्फा इज मोर देन V नॉट स्क्वायर 1 माइनस साइन 2 अल्फा। अब इसमें से साइन 2 अल्फा का टर्म अगर साइन 2 अल्फा की तरफ ले लिया जाए तो ये बन जाएगा 2GL प्लस V नॉट स्क्वायर साइन 2 अल्फा इज मोर देन V नॉट स्क्वायर। और फाइनली इस टर्म को अगर डिनोमिनेटर पे ले लें तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फा इज ग्रेटर देन V नॉट स्क्वायर बाय 2GL प्लस V नॉट स्क्वायर। अब यहां देखें, यानी ये आ गया साइन 2 अल्फा अगर बड़ा हो V नॉट स्क्वायर अपॉन 2GL प्लस V नॉट स्क्वायर से। अब देखिए थीटा को एग्जिस्ट करने के लिए जो इनइक्वलिटी बनी थी, जो ये टर्म बना था यहां पर, ये क्या था एक बार देखें। इस टर्म को अगर मैं साइन 2 अल्फा के टर्म्स में लिखूं तो ये है कि V नॉट स्क्वायर अपॉन GL शुड बी मोर देन साइन 2 अल्फा, यानी साइन 2 अल्फा को V नॉट स्क्वायर बाय GL से छोटा होना चाहिए, तभी ऐसे थीटा एग्जिस्ट करेंगे जिस पर आपका सेल कैनन, आपका सेल सेल्टर को टच कर पाएगा, जस्ट टच कर पाएगा। अब साइन 2 अल्फा को इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहां पर जब थीटा 45 डिग्री से बड़ा हमने पुट किया तो ये कंडीशन आई साइन 2 अल्फा इज मोर देन दिस। अब कंडीशन क्या है देखें कि साइन 2 अल्फा इस टर्म से छोटा है और साइन 2 अल्फा इस टर्म से बड़ा है, यानी अब दो कंडीशन में सवाल पहले टूटा था, अब उसके अंदर सवाल दूसरी कंडीशन के अंदर फिर टूटा है। तो फाइनली इन दोनों इनइक्वालिटी को मिलाने पर कंडीशन क्या बनती है देखें कि साइन 2 अल्फा
या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि v नॉट स्क्वायर अपॉन 2gl प्लस v नॉट स्क्वायर से बड़ा है sin 2 अल्फा और उससे भी बड़ा या बराबर है v नॉट का स्क्वायर बाय gl। क्लियरली ये टर्म इससे बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर काफी बड़ा है, तो ये छोटा टर्म है। यानी ये क्लियर है कि थीटा को एग्जिस्टेंस देने के लिए, थीटा को एग्जिस्ट रखने के लिए इस इनइक्वालिटी का यानी इसका फॉलो होना जरूरी है। अब इसको फॉलो होना चाहिए और जब थीटा 45 से बड़ा होता है तो ये इनइक्वालिटी आती है। जो मैं देख पा रहा हूं क्लियरली कि ये इनइक्वालिटी इस इनइक्वालिटी का अपोजिशन नहीं कर रही है, लेकिन इस इनइक्वालिटी को फॉलो करने के लिए हमारे पास v नॉट स्क्वायर बाय जीएल से छोटे sin 2 थीटा के और भी वैल्यू हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर v नॉट स्क्वायर बाय जीएल से छोटा है sin 2 अल्फा, तो यहां पर आया कि sin 2 अल्फा को इससे बड़ा होना चाहिए। अब लेकिन यहां पर एक बात और सोचने की है कि अगर sin 2 अल्फा इससे भी छोटा हो जाए तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि sin 2 अल्फा की वैल्यू इस टर्म से भी छोटी आ जाए। तो क्वेश्चन किस तरीके से ब्रेक हुआ, देखिए कि अगर v नॉट स्क्वायर बड़ा है gl sin 2 अल्फा से तो थीटा की वैल्यू ये आएगी। अब ये जो थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, अब ये थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो मैंने इसके अंदर भी दो केस में क्वेश्चन को ब्रेक किया। पहला, अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा है, अगर ये थीटा 45 डिग्री से बड़ा है तो ये कब 45 डिग्री से बड़ा होगा, वो कंडीशन सॉल्व करके हमने ये निकाली। यानी इस कंडीशन को अगर हम फॉलो करते हैं, अगर हमारे v नॉट अल्फा और l इस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो थीटा यकीनन 45 से बड़ा होगा। यानी सेंटर को छूने के लिए आपको 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे फेंकना होगा उसे, और ये कंडीशन भी इस कंडीशन से एग्री कर रही है। यानी इन दोनों कंडीशंस को मिलाने पर जो फाइनल कंडीशन बन रही है थीटा के एग्जिस्टेंस और साथ में 45 से बड़े होने के लिए, वो बन रही है ये। यानी अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर हमारे v नॉट l और अल्फा की वैल्यू इस प्रकार है कि वो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो आप 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पे थ्रो करके इस प्रोजेक्टाइल को, इस यानी कि सेल को सेंटर तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन अगर 45 डिग्री से ज्यादा पर आप इसे सेंटर पे पहुंचा पा रहे हैं, तब तो फिर बहुत क्लियर है कि आप इतने एंगल पे फेंक ही क्यों रहे हैं। तब आप फिर से 45 पे फेंकिए, क्योंकि जब 45 से बड़ा एंगल है थीटा तो फिर आप 45 पे फेंकिए ना। यानी इस कंडीशन के फॉलो होने पर भी 45 डिग्री पर फेंकना सबसे बेस्ट रहेगा। 45 डिग्री पर जो रेंज बनेगी वो सबसे ज्यादा होगी, और वो रेंज कितनी आई है 45 डिग्री पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, उसकी वैल्यू आ गई थी। उसकी वैल्यू आई थी L max इक्वल टू v नॉट स्क्वायर साइन 90, 45 to 90 बाई g, और ये सॉल्व करके आ गया v नॉट स्क्वायर बाई g। यानी दोबारा v नॉट स्क्वायर बाई g आया आंसर। तो दो कंडीशन अभी तक बन चुकी हैं। तीसरी कंडीशन पे आते हैं कि अगर ये थीटा जो हमने कंसीडर किया है ये 45 डिग्री से कम हो, उसको आप इसी में समझ सकते हैं। अगर इस थीटा की वैल्यू 45 या उससे कम हो, अगर थीटा की वैल्यू 45 से ज्यादा हो तो फिर हम 45 पे फेंकना पसंद करेंगे। इवन अगर थीटा की वैल्यू 45 के बराबर भी हो तो भी हम 45 पे फेंकना ही पसंद करेंगे। तो इक्वल साइन भी यहां पर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम होती है, अगर ये थीटा जो हमने कैलकुलेट किया ये 45 डिग्री से कम है, माने ये थीटा की वैल्यू 35 डिग्री आती है, तो 35 डिग्री फेंकने पर ये आपका जो सेल है ये सेंटर को इंपैक्ट दे देगा, सेंटर को ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा। तो ऐसे में रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए 45 पे फेंकने वाला कंसेप्ट आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 35 पे फेंकने पर आपका जो सेल है वो जस्ट ग्रेजिंग कंडीशन में आ जा रहा है सेंटर के साथ। तो इस कंडीशन में आप मैक्सिमम रेंज बनाने के लिए 45 डिग्री पे पार्टिकल को थ्रो नहीं कर पाएंगे। तो तब आपको कितने एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपको उस कंडीशन में इसी थीटा डिग्री एंगल पे सेल को थ्रो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जैसे ही आप एंगल बड़ा करेंगे आपका जो सेल है वो सेंटर से टकरा जाएगा। सो उस केस में इस थीटा पर फेंकने से जो रेंज आएगा वही एल मैक्स की वैल्यू होगी। और वो कब होगा? देखिए वो तब होगा जब थीटा 45 से लेस होगा। थीटा 45 से लेस होगा तो यहां पर भी ये साइन पलट जाएगा, ये साइन बन जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा थीटा 45 से लेस, तो ये भी 45 से लेस होना चाहिए। सारी कंडीशन चेंज करके बता रहा हूं, ये भी 45 से लेस हो जाएगा, देन ये भी, और यहां पर भी इनइक्वालिटी पलट जाएगी, ये भी बदल जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसको भी चेंज होता हुआ देखिए, ये बदल जाएगा, और फाइनली आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा ये वाला रिजल्ट होगा। यानी क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा है, और तीसरा पार्ट है कि अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से कम आती है
तो उस कंडीशन में आप थीटा पे ही फेंकिए, आपका रेंज जितना आए उसी में खुश रहिए, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पे फेंक के मैक्सिमम रेंज करने का सपना अब आपका यहां पर फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि थीटा डिग्री 45 से कम है और थीटा वो एंगल है जिससे फेंका गया सेल सरफेस सेल्टर पे इंपैक्ट ले लेगा। अगर आप थोड़ा सा भी एंगल थीटा से बड़ा करेंगे टकरा जाएगा टॉप पे, तो आप रेंज को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में जिस एंगल पे हमें सेल को प्रोजेक्ट करना चाहिए कैनन से, वो थीटा ये होगा, और इस थीटा के लिए जो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एक बार देख लेते हैं। इस कंडीशन में मैक्सिमम रेंज जो आएगी एल मैक्स, वो हो जाएगी एल मैक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होता है फॉर्मूला, तो यू की जगह वी नॉट है, तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी रेंज हो जाएगी। और अगर इसमें थीटा की वैल्यू पुट करें तो एल मैक्स की वैल्यू इस कंडीशन में आ जाएगी वी नॉट स्क्वायर बाय जी साइन 2 अल्फा प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट जी एल साइन 2 अल्फा अपॉन वी नॉट स्क्वायर। सो उस पर्टिकुलर केस में आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। यह उस कंडीशन के लिए आंसर है जब आपका थीटा 45 डिग्री से कम। अब जितना भी ये आंसर आया, जो जो आउटकम आए हैं, एक बार हम सारे आउटकम की डिटेल्स यहां पर आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप प्रॉब्लम को ज्यादा बेटर समझ सकें और इसको समझने में आपको किसी तरीके की दिक्कत ना है। देखिए मैं सारी कंडीशंस एक एक करके आपके सामने लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने जब इस सेल को थ्रो किया तो क्वेश्चन की शुरुआत में हमें यह डिसाइड करना था कि गिवन पैरामीटर्स एल, अल्फा और वी नॉट किस रिलेशन को फॉलो करें कि आपके द्वारा फेंका गया सेल सेल्टर तक पहुंचे। तो वहां पर आपका क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हुआ। जो दो पार्ट आपके क्वेश्चन के बने वो दो पार्ट ये थे। आपके क्वेश्चन के दो पार्ट में एक पार्ट ये बना कि वी नॉट, एल और अल्फा की वैल्यू में जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वो है वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल इज मोर देन साइन 2 अल्फा, यानी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी एल साइन 2 अल्फा से मोर, यानी वी नॉट का स्क्वायर जी एल साइन 2 अल्फा से बड़ा है। एक तो ये कंडीशन आपकी फॉलो हुई कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है इस एक्सप्रेशन में। दूसरा आपकी फॉलो हुई कंडीशन इसके ठीक अगेंस्ट, दूसरी कंडीशन जो आपने फॉलो की वो थी कि वी नॉट का स्क्वायर बाय जी एल से छोटा हो, यानी कि वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल छोटा हो साइन 2 अल्फा से। तो एक कंडीशन में वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल बड़ा है साइन 2 अल्फा से, एक कंडीशन में वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल छोटा है साइन 2 अल्फा से। तो जब इस कंडीशन को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को क्रिएट किया गया, अब ये वी नॉट, अल्फा और एल की वैल्यू क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि भाई जो क्वेश्चन को फ्रेम करेगा, कल को इस पे कोई न्यूमेरिकल बनाएगा तो वो इन तीनों की वैल्यू क्या सेट करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल की वैल्यू ऐसे सेट की गई है कि ये साइन 2 अल्फा से छोटी आती है तो आपके द्वारा फेंका गया सेल कोई भी थीटा नहीं दे पाएगा। थीटा क्या है एक बार मैं और बताऊं, लास्ट बार सुनिए इसको, कि थीटा उस एंगल को माना जा रहा है जिस एंगल पे फेंकने से आपका सेल सेल्टर को ग्रेज करता हुआ निकल जाए, जस्ट वहां तक पहुंच के दिखाए, वो एंगल थीटा माना जा रहा है। और अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो थीटा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, और थीटा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब किसी भी एंगल के लिए आपका सेल सेल्टर तक नहीं पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो एल मैक्स आएगा वो वी नॉट स्क्वायर बाय जी ही आ जाना चाहिए, और इसके लिए आप जिस थीटा को इस्तेमाल करेंगे वो 45 डिग्री होगा, यानी कि 45 डिग्री पर फेंकना बेटर रहेगा, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका सेल सेल्टर तक जा ही नहीं पा रहा तो आप रेंज को मैक्सिमाइज नॉर्मली कर लीजिए ना। तो 45 डिग्री पर ये एल मैक्स की वैल्यू आएगी। दूसरा सवाल के दूसरे पार्ट में हमने इस कंडीशन को फॉलो करवाया कि अगर वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल से छोटा है साइन 2 अल्फा, यानी अल्फा एंगल कम है और वी नॉट स्क्वायर बाय जी एल से छोटी वैल्यू मेंटेन कर रहा है, तो जब साइन 2 अल्फा इससे छोटा था तो यहां पर इसके बाद ये क्वेश्चन फिर से दो पार्ट में ब्रेक हो गया। इस बार जब क्वेश्चन दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो क्या है वो दो पार्ट, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दो पार्ट क्या आ रहे हैं, देखिए एक तो ये आ रहा है कि जो आपका साइन 2 अल्फा है वो इस कंडीशन को फॉलो करे, यहां पर ये पूरा लिखा हुआ है, मैं इसी पे एरो लगा देता हूं। एक कंडीशन ये है, यानी कि इस पार्ट के अंदर सब पार्ट के रूप में एक पार्ट तो ये खुद है, और इसका दूसरा पार्ट आया ये जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसी से एरो को मिला देता हूं, ये दूसरा पार्ट आ गया। तो अगर
साइन 2 अल्फा वी नॉट स्क्वायर बाय जीएल से बड़ा है तो फिर केस अलग ही चला गया कि एलमैक्स 45 डिग्री पे इतना आ जाना चाहिए। अगर साइन 2 अल्फा इससे छोटा होता है तो इससे छोटा होने पर ये एग्जिस्ट करेगा और थीटा भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अब आपके पास ऐसे बहुत सारे एंगल होंगे जिस एंगल पे फेंकने पे आप सेंटर तक पहुंचा पाएंगे सेल को, लेकिन अब सेंटर तक पहुंचा पाने के लिए थीटा की वैल्यू क्या आई है, अब हम इस पे फोकस करते हैं। थीटा की वैल्यू आएगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन अब वो क्या आएगी ये मैटर करता है। तो वहां पर सवाल दो पार्ट में ब्रेक हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू आपको 45 से कम चाहिए, अगर थीटा की वैल्यू आपको 45 से कम चाहिए तो फिर आपको साइन 2 अल्फा से ये वैल्यू फॉलो करवानी पड़ेगी। यानी कि जब थीटा 45 डिग्री से कम आएगा, जहां थीटा इसे बोला जा रहा है, तो 45 डिग्री से कम आने के लिए इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। यानी पहले एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है, फिर इसके अंदर की दो कंडीशन ये है। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों वैल्यूज इसके सबसेट है। यहां बोला जा रहा है वी नॉट स्क्वायर बाय जीएल से छोटी वैल्यूज, और इन दोनों में यही बोला जा रहा है, लेकिन इन दोनों ने पूरे रेंज को बांट लिया है। ये साइन 2 अल्फा कह रहा है कि भैया 0 से लेकर वी नॉट स्क्वायर बाय 2gl प्लस वी नॉट स्क्वायर से छोटी वैल्यू हमको दे दो, और ये कह रहा है कि साइन 2 अल्फा की इससे ऊपर की इस लिमिट तक की वैल्यू हमको दे दो। और आप समझ सकते हैं कि साइन 2 अल्फा को जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से इस लिमिट तक ये पे पुट कर रहा है, इस लिमिट से इस लिमिट तक यहां है, और इस लिमिट से ऊपर की वैल्यू इसके पास है। यानी आप गौर करिए ना क्वेश्चन में कि साइन 2 अल्फा की जितनी वैल्यू पॉसिबल है हम सब पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे छोटी रेंज में जब साइन 2 अल्फा 0 से लेकर इस लिमिट तक वैल्यू देगा तब थीटा 45 से छोटा होगा, और ऐसे में रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए आप 45 डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू बता रही है कि 45 से पहले ही आपका सेल सेंटर पर टकरा जाएगा। तो इस केस में आप इस थीटा पे ही फेंकिए, यानी थीटा डिग्री पे ही आपको सेल प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और आपका आंसर एलमैक्स इतना आ जाएगा, और जिस थीटा को यूज करके ये आएगा वो थीटा ये है। यानी इस थीटा को इस्तेमाल करके तब रेंज मैक्स ये आएगा। तीसरा केस, अगर आपका साइन 2 अल्फा इससे बड़ा और वी नॉट स्क्वायर बाय जीएल से छोटा है, वो तो होना ही चाहिए गिवन कंडीशन है। तो अगर आपका साइन 2 अल्फा इस रेंज को बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन में थीटा 45 के बराबर या उससे बड़ा हो जाएगा, और आपको पता है अगर 45 डिग्री के बाद ये आपका सेल सेंटर से टकराने वाला है तो आप उसको टकराने के लिए फेंकेंगे ही क्यों। आप 45 से या 45 डिग्री पर फेंक करके, जैसे उदाहरण के लिए अगर ये थीटा 60 डिग्री आ जाता है, यानी आपको पता है कि 60 डिग्री पर फेंका गया सेल सेंटर पे पक्का टच करेगा, तो आप क्यों फेंकेंगे 60 पे? आपको सेंटर से टकराने के लिए नहीं कहा गया, आपसे रेंज मैक्सिमाइज करने को कहा गया। तो इस कंडीशन में भी अगर थीटा की वैल्यू 45 से बड़ी आती है, यानी सेंटर से टकराने के लिए 45 से बड़े एंगल चाहिए, तो आप 45 डिग्री पे फेंक के रेंज को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो इस वाली कंडीशन में भी आप 45 डिग्री, सॉरी थीटा नहीं बोलना चाहिए, इस वाली कंडीशन में भी आपका जो एलमैक्स का वैल्यू होगा वो वी नॉट स्क्वायर बाय जी ही हो जाएगा, और इसके लिए आप 45 डिग्री एंगल ही यूज करेंगे। यानी क्वेश्चन 3 पार्ट में बटा है, और ये तीनों पार्ट जो मैंने यहां एक्सप्लेन किए आपके सामने हैं। इस कंडीशन में अगर वी नॉट एल और अल्फा की वैल्यू इस रूल को फॉलो करेंगे तो एल मैक्स ये होगा, 45 डिग्री पे फेंकने पर ये अचीव होगा। अगर आपका साइन 2 अल्फा इस रेंज को बिलोंग कर रहा है तो आपका थीटा 45 डिग्री से बड़ा होने पर ऐसा होगा, और अगर थीटा 45 डिग्री से बड़ा होता है तो फिर आप उतने बड़े एंगल का यूज क्यों करेंगे, आप 45 पे मैक्सिमम रेंज ले लेंगे। और अगर आपका थीटा 45 डिग्री से कम आप चाहते हैं तो वो तब होगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी, यानी इस कंडीशन के फॉलो होने पर आप थीटा का ही इस्तेमाल कीजिए फेंकने के लिए, और मैक्सिमम रेंज इतनी आ जाएगी। तो रेंज की वैल्यू इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये आएगी, और बाकी दोनों कंडीशंस में रेंज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट स्क्वायर बाय जी ही आएगी। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को समझ सकते हैं। थैंक यू।